Hello everyone, Jai Hind guys. I am Vikas Kumar and I welcome you all in this last class of climatology. That is, it is going to be the seventh lecture of my climatology. और इसी क्लास के साथ आज हम रैप अप कर देंगे अपनी क्लाइमेटोलॉजी को। तो सारे भाई लोगों का खुली बाहों से स्वागत है इस क्लास के अंदर। और चलिए जरा शुरू करते हैं बातों को। तो अब तक की क्लाइमेटोलॉजी में हम सारे मेजर फिनोमेना समझ चुके हैं जो हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। उसके साथ साथ लास्ट का ये जो टॉपिक है मेरा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूपीएससी यहाँ से काफी क्वेश्चंस पूछता है। क्योंकि यूपीएससी ऑल्सो वांट दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट द क्लाइमेट चेंज। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका क्या है, कौन कौन से कन्वेंशन हुए हमारे क्लाइमेट को बचाने के लिए, क्या क्या हमारी भी पर्सनल ड्यूटी बनती है कि हमें चीजें करनी चाहिए। तो इसीलिए हम आज ये टॉपिक पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज। ठीक है। और इसी के साथ इसी में हम कवर करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। तो चलिए जरा बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और आते हैं भैया अपने तरीके पे कि लिखी हुई चीजें पढ़ेंगे बाद में और पहले चीजों को समझेंगे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लाइमेट, तो मेरे को सिंपल सी बात बताएंगे। जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, तो सबसे पहले अब तक की क्लाइमेटोलॉजी में हमने क्या पढ़ा कि भाई क्लाइमेट हमारा किन किन चीजों से इफेक्ट होता है। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई। मैंने भैया दिस इज माय सरफेस ऑफ अर्थ। इस सरफेस के ऊपर जो है भैया एटमॉस्फेयर होता है, और उस एटमॉस्फेयर में हमने समझा था कि भैया हमारा एटमॉस्फेयर से ऊपर स्पेस में हमारा सन होता है। तो हमने समझा कि हमारे सन से क्या आती है, इंसोलेशन आता है। एंड दैट इंसोलेशन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द अर्थ। कैसे हमारे हीट बजट बनता है, कैसे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो अलग अलग गैसेस हैं वो जो है ट्रांसपेरेंट रहती हैं टू द शॉर्ट वेव रेडिएशन, और जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जाता है उसके लिए ओपेक रहती हैं। तो वो गैसेस रिस्पॉन्सिबल है हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म या ठंडा करने के लिए। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। उसी के साथ साथ हमारा जो इंसुलेशन आ रहा है भैया कहां से आ रहा है, सन से आ रहा है। तो सन की सरफेस पे भी तो कुछ चेंजेस होंगे। जो डार्क पैचेस लाइट पैचेस बनते हैं, जो रिएक्शंस हमारे सन के ऊपर हो रहे हैं वो भी होते हैं। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहां से जो इंसुलेशन आ रहा है वो भी इफेक्ट होता है। उसी के साथ साथ हमने बात करी थी कि भैया हमारे सीजन वेदर अर्थ की एक्सिस पे भी रहते हैं। तो अर्थ की एक्सिस में क्या क्या चेंज हो रहे हैं वो भी भैया डिफाइन करेंगे। हमने बोला जो करेंट सिचुएशन में हम अपनी दुनिया को देखते हैं, वो करेंट सिचुएशन में हम क्यों देखते हैं, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स के बाद जब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे आगे चल करके, वहां हम समझेंगे कि भैया हमारी जो प्लेट्स है वो कंटिन्यूअस मूवमेंट करती हैं, और उसी मूवमेंट की वजह से आज हम जो नक्शा अपना देख पा रहे हैं वर्ल्ड का वो पॉसिबल है। और ये पहले भी चेंज हुआ है, अभी भी चेंज हो रहा है, फ्यूचर में भी चेंज होगा। तो वो फैक्टर्स भी मेरे रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने कहा कि सर, अर्थ हैज ऑलवेज चेंज्ड इट्स क्लाइमेट, इट हैज चेंज्ड इन द पास्ट आल्सो, इट इज करेंटली चेंजिंग, इट विल चेंज इन द फ्यूचर आल्सो। तो सर बात ये है कि जब अर्थ अपना क्लाइमेट अपने आप ही चेंज कर रही है, सर एटमॉस्फेयर में जाके मैं कुछ नहीं कर सकता। सर मैं सन के ऊपर जाके ऐसे तो नहीं कर सकता कि सन के रिएक्शंस को बोलूं एकदम जाकर के वहां एकदम कि अरे भैया इतना खतरनाक रिएक्शन नहीं करना, अर्थ के क्लाइमेट पे इफेक्ट आ रहा है। दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। मैं अर्थ की एक्सेस को पकड़ नहीं सकता कि 223.5 डिग्री पे ही रहेगी, यहां से हिल के दिखाएगी तो मार दूंगा जान से। वो भी मैं पॉसिबल नहीं है। तो भैया जब ये चीजें सब नेचुरली हो रही है सर, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो भैया जो नेचुरल मेरा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो होता आया है, अभी भी हो रहा है, होता रहेगा। पर उसके साथ साथ क्या हुआ, जब हम ह्यूमंस ने नेचर को एक्सप्लॉइट करना शुरू करा, हमने अपनी नीड्स के लिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेकर के आए, तो हमने क्या करा, कुछ छेड़छाड़ कर दी नेचर से। अब उस छेड़छाड़ के चलते हमारा जो नेचुरल प्रोसेस था क्लाइमेट चेंज का वो थोड़ा बढ़ गया। उसके बढ़ने से अर्थ की जो नेचुरल प्रोसेस था उस पर इफेक्ट आया, और उस पर जो इफेक्ट है वो काफी ड्रास्टिक है। शॉर्ट टर्म में हमें चीजें समझ नहीं आती हैं, बट जैसे ही हम 50 से 100 साल की सोचते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं भैया हमारा तो बवाल हो जाएगा। तो इसीलिए क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने आपको दो चीज समझा दी, बिना कुछ बोले बिना कुछ पढ़ाए मैंने आपको दो चीज समझा दी कि भैया मेरा क्लाइमेट जो है वो एक तो नेचुरल फैक्टर से जो है वो इंप्लीमेंट हो रहा है, कि जो नेचुरल फैक्टर्स हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कुछ हमारी हरकत है, तो जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जो हमारी खुद की हैं, जो हम टेरेस्ट्रियल एक्टिविटीज कुछ कर रहे हैं, उनसे इफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट। अब कौन कौन सी ये चीजें हैं, वन बाय वन हम इनको समझेंगे। इसको समझने के बाद हम समझेंगे कि भैया क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स क्या है, किस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हैं और उन्होंने क्या क्या काम करा है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी लाइट क्लास फॉर यू ऑल। तो थोड़े थोड़े नोट्स बनाएंगे, प्यार मोहब्बत से सुनते चलेंगे, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी में मेहनत का काम आप सबने जी जान लगा करके मेरे साथ अब तक कर दिया है।
तो भैया कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं मेरे, नेचुरल फैक्टर्स में कि मैं आपको समझाऊंगा, फिर कुछ हमारे खुद की करामातें हैं उनको हम समझेंगे, फिर हम क्लाइमेटिक कन्वेंशन समझ लेंगे, बात खत्म। तो इतनी बात तो हमें समझ आ गई कि सर अर्थ का क्लाइमेट नेचुरली चेंज होता है, बट हमारी कुछ हरकतों की वजह से वो थोड़ा फास्ट अप हो गया है, उसी से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं और उसी चीज को हमें कंट्रोल करना है। इसीलिए क्लाइमेट चेंज, स्टडिंग क्लाइमेट चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो जैसे मैं अब आपसे बात करूं कि भैया जो है क्लाइमेट के काफी सारे, क्लाइमेट चेंज होने के बहुत सारे रीजंस हैं, नेचुरल भी है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से फैक्टर्स आ रहे हैं। हमने कहा ठीक है, नेचुरल फैक्टर्स में हम क्या बात करेंगे कि भैया सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जो मैंने आपको समझाया कि भाई पहले जो है अर्थ का लैंडमास सारे सारे कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे, ठीक है, फिर वो डिसइंटीग्रेट हुआ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से। तो आज करेंटली जो हम देखते हैं, जिस तरीके का वर्ल्ड हमें दिख रहा है वो दिखता है। अब जरा एक बात समझो कि सर जिस तरीके से वर्ल्ड का दिखने का मतलब क्या है कि मेरे ओशियंस कौन सी जगह हैं, ठीक है, मेरा कॉन्टिनेंट कौन सी जगह रहेगा, तो ओशियन अलग अलग जगह रहेंगे। तो भैया ओशियन किस चीज को इंपैक्ट करते हैं सर, ओशियन प्रेसिपिटेशन को इंपैक्ट करते हैं। और किस चीज को इंपैक्ट करते हैं सर, जो ओशियन करेंट्स आते हैं वो बताते हैं हमें कि भैया कहाँ बारिश होनी है, कहाँ डेजर्ट बनना है, कोल्ड करेंट्स के किनारे हमें डेजर्ट मिलता है। तो जैसे जैसे वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा है नेचुरली, वैसे वैसे ओशियंस की पोजीशन चेंज हो रही है, ओशियन की पोजीशन चेंज हो रही है, लैंड मास की पोजीशन चेंज हो रही है, तो नेचुरली मेरा क्लाइमेट वहां पे इफेक्ट होगा। दूसरा फैक्टर क्या है भैया, वॉल्केनोज है। अब देखो वॉल्केनोज के साथ क्या होता है, जब मेरा वॉल्केनो इरप्ट होता है, वन बाय वन समझेंगे, आज बड़ी प्यार मोहब्बत वाली क्लास है। अब जब मेरा वॉल्केनो इरप्ट होता है कि फॉर एग्जांपल दिस इज माय वॉल्केनो, अब भैया हुआ क्या कि जब ये इरप्ट हुआ जियोमॉर्फोलॉजी में पूरा आपको समझाऊंगा ही मैं ये, तो इसमें से भैया लावा निकलता है, ठीक है, इसके साथ साथ जो अर्थ के अंदर, कोर के अंदर जो आपका सिलिका है, सैंड जो है वो भी निकलता है। जब वो निकलता है तो होता क्या है कि जो सिलिका है, जो एरोसोल्स आप बोलोगे, जो एरोसोल्स हैं वो मेरे एयर में सस्पेंड हो जाते हैं आसपास, एंड दे हैव द कैपेबिलिटी टू रिमेन फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो जो एरोसोल्स मेरे एयर के अंदर सस्पेंड हो गए, वो क्या करते हैं सर, फिर वो क्या करते हैं, जो मेरी टेरिस जो जो मेरी रेडिएशन आती है फ्रॉम द सन, उसको क्या करते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं, रोक लेते हैं, कुछ रेडिएशन को स्कैटर कर देते हैं। तो अर्थ की जो नेचुरल हीट बजट है उसको ये थोड़ा सा इफेक्ट करते हैं, यानी कि ये कुछ को तो स्कैटर कर देंगे, कुछ को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जो नेचुरली मेरी अर्थ पे लाइट जो पहुंच रही है, जो मैंने हीट बजट में बताया था, उस पर थोड़ा चेंज आता है। अब उस पर चेंज आया तो ऑब्वियस सी बात है क्लाइमेट पर चेंज आएगा ही आएगा, क्योंकि इंसोलेशन से ही सब कुछ होता है, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, बारिश, क्यूमुलोनिम्बस, ये वो। इसीलिए वॉल्केनोज रिस्पॉन्सिबल है नेचुरल प्रोसेस के अंदर जो हमारे क्लाइमेट को चेंज करते हैं। तो ये जो एरोसोल्स आ जाते हैं भैया, ये ब्लॉक करते हैं सनलाइट को, इससे क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी बढ़ता है, अर्थ पे उतनी रेडिएशन नहीं पहुंच रही है। तो ये भैया वॉल्केनिक फैक्टर्स भी होते हैं। और क्या होते हैं सर, ओशियन करंट्स होते हैं। ओशियनोग्राफी में हम अच्छे से समझेंगे। ओशियन करंट भी भाई हमारी विंड डायरेक्शन को इंपैक्ट करते हैं, प्रेसिपिटेशन को इंपैक्ट करते हैं, तो इससे भी होता है। अर्थ का जो टिल्ट है, बिकॉज ऑफ द टिल्ट एंड द रिवॉल्यूशन मेरे सीजन्स होते हैं। अब वही क्या है, अर्थ की टिल्ट में थोड़ा सा चेंज आ जाए तो अर्थ के ऊपर जो भी सीजन्स हैं उनमें भी चेंज आएगा। तो अर्थ की टिल्ट जो मेरी वॉबल करती है, तो बहुत स्लाइटली वो जो है वहां पे भी इंपैक्ट आता है। कॉमेट्स और मीटियोराइट्स होते हैं, वो भी भैया नेचुरल रीजन है हमारे क्लाइमेट चेंज के। तो नेचुरल चीजों पे हमारा कुछ भी कंट्रोल नहीं है। तो वन बाय वन मैंने आपको समझा दिया कि भाई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से कैसे क्लाइमेट चेंज हमारा होता है, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स वी आर सीइंग टुडे वर नॉट लाइक 200 मिलियन ईयर्स अगो। इट इज फॉर्म्ड व्हेन द लैंड मास बिगन ग्रेजुअली ड्रिफ्टिंग मिलियन ईयर्स बिकॉज ऑफ द प्लेट डिस्प्लेसमेंट, कि जो मेरी मेजर प्लेट्स है वो मूवमेंट करती हैं। तो पहले भैया क्या था, आप देख सकते हो पूरा मेरा लैंड मास एक ही था, इसको मैं बोलता था पेंगिया। फिर मेरा क्या हुआ, वो दो हिस्सों में टूटा, फिर मेरा वहां 33 सी बना। उसके बाद फिर ये और ड्रिफ्ट हुए। जो करंट सिचुएशन में मैं देख रहा हूँ ऐसे हैं, क्या भविष्य में ऐसे रहेंगे, वी नेवर नो, बट बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम पे होता है ऐसा। ऐसा नहीं है कि मेरे और आपके जीवन में हम देख जाए कि पूरा नक्शा ही चेंज हो जाए। जैसे हमारे हिमालयाज की जो हाइट है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो रही है, थोड़ी सी डिक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है, क्या चीजें हैं, वो इसी की वजह से प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से चीजें होती हैं। चलिए, तो ये चीज समझेंगे। ड्रिफ्ट ऑल्सो हैड इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट बिकॉज इट चेंज द फिजिकल फीचर्स, के ओशियन को, कॉन्टिनेंट को ये इम्पैक्ट करता है, उससे हमारा क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। इसी ड्रिफ्ट प्रोसेस की वजह से हिमालयन रेंज इज राइजिंग बाय अबाउट 1 मिलीमीटर एवरी ईयर बिकॉज द इंडियन लैंड मास इज मूविंग टुवर्ड्स द एशियन लैंड मास। एशियन लैंड मास की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो हिमालय हमारे 1 मिलीमीटर जो है वो राइज कर रहे हैं, ठीक है, ईयरली बेसिस पे। तो ये फैक्टर हुआ मेरा नेचुरल। आपने कहा सर आज की क्लास तो बड़ी ही सिंपल सी है, पर यहाँ पे लास्ट में मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, जब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट समझेंगे वहां से क्वेश्चन पूछता है, वो ध्यान देंगे। वेरिएशन होता है अर्थ की ऑर्बिट में। एक टर्म है मिलानकोविच साइकिल्स, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। दिस इज मिलानकोविच साइकिल्स इज बेसिकली द कंबाइंड इफेक्ट, बेसिकली द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ थ्री थिंग्स, के किसका, अर्थ एक्सिस, अर्थ की एक्सिस का रोटेशन का, प्रीसेशन ऑफ अर्थ एक्सिस, ठीक है, और टिल्ट इन अर्थ एक्सिस, और एसेंट्रिसिटी। तो भैया होता क्या है, मैं यहाँ एक डायग्राम में समझा देता हूँ, लाइट क्लास है, लाइट।
फ्री बैठेंगे अभी शुरू में, फिर नोट्स बनाएंगे जब मैं ग्रीन हाउस पाऊंगा। अब भैया होता क्या है, मेरी अर्थ की जो एक्सिस है, मैंने कहा था भैया 23.5 डिग्री टिल्टेड है। सर बहुत बढ़िया तरीके से आप ये चीज समझा चुके हो, हमारे जीवन में इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ गए नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ इक्लिप्टिकल 23.5 डिग्री है। एसेंट्रिसिटी का अर्थ की भाई जो मेरा जो कितना कव्ड है, कितना कव्ड है या कितना ज्यादा एलिप्टिकल प्लेन में जो मेरी अर्थ घूम रही है, वो एलिप्टिकल प्लेन जो है, जैसे मैं आपको बताऊं ऐसा है या वो थोड़ा सा भैया ऐसा है, एलिप्स का कोई परफेक्ट शेप नहीं है, तो उसमें थोड़े चेंज होते हैं, उसमें थोड़े चेंज होंगे तो इंसोलेशन चेंज होगा, इंसोलेशन चेंज होगा तो क्लाइमेट चेंज होगा। अर्थ वॉबल करती है अपनी एक्सिस पे, उससे भी भैया मेरा बनता है सिस्टम, ठीक है, जो थोड़ा सा टिल्ट चेंज हो रहा है अर्थ का, वो भी इंपैक्ट करता है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, अर्थ की एक्सिस, वोल्केनिक एक्टिविटीज में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि भैया बहुत सारा क्या होता है भैया, एरोसोल्स आते हैं, और जब एरोसोल्स आते हैं वो हवा में रह जाते हैं, ठीक है, इनटू द एटमॉस्फेयर। दीज एरोसोल्स रिमेन इन द एटमॉस्फेयर फॉर अ कंसीडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, रिड्यूसिंग द सन्स रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सरफेस। आपके जो है पीनाटोवा एंड एल्सियोन, ये दो वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे 1992 और 82 के आसपास। तो उस टाइम पे काफी ज्यादा, काफी ईयर्स तक आपको एक रैपिड जो है क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिला था, क्योंकि बहुत बड़े वोल्केनिक इरप्शंस थे वो, तो बहुत सारे एरोसोल्स आ गए। तो आपका होमवर्क ये है, आप मेरे को भैया कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर आपको मजा आता हो मेरे से पढ़ने में, कि ये कहां पर है, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो ये इंपॉर्टेंट बनते हैं कि आपको मैच द फॉलोइंग में जब वोल्केनोस पूछेगा कौन सा कहां है, तो ये भी पूछा जा सकता है। चलिए फिर आते हैं हम कि सर ये तो नेचुरल फैक्टर्स हो गए, भैया एंथ्रोपोजेनिक जो है मेरे ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। डिफोरेस्टेशन हम कर रहे हैं, अरे ले फ्रिज खोला, एकदम ठंडी पानी की बोतल, एकदम ठंडी पानी की बोतल के अलावा एक कुछ ठंडी चीज और चलती है, फ्रिज से निकल रही है भैया ग्रीन हाउस एमिशंस, ग्रीन हाउस एमिशंस जा रहे हैं भैया, हीट को ट्रैप कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ओजोन को डिसॉल्व कर रही है ग्रीन हाउस गैस, ओजोन की यूवी रेज सन से उससे पास होकर के आ रही है। बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं अपने आराम के लिए, जो कि हमारी अर्थ के क्लाइमेट को चेंज कर रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस गैस, और कुछ एरोसोल्स हैं भैया, खींचा अपनी बाइक का एकदम मीटर, एकदम स्मोक ही स्मोक, होए बहुत सारी ऑक्साइड्स छोड़ रहे हैं, उनके एरोसोल्स जो है वो अर्थ के क्लाइमेट को हिला दे रहे हैं। लैंड यूज चेंजेस, काटो एग्रीकल्चर करो, क्यों, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन एकदम बड़ी, पॉपुलेशन बड़ी, काटो और भैया फटाफट से वहां पे एग्रीकल्चर करो, तो वेजिटेशन खत्म कर रहे हैं, वेजिटेशन खत्म हो रहा है तो इंसोलेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे यहाँ वन बाय वन समझाता हूँ। चलिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट की। अब थोड़ा समझना बात को, अब 5 मिनट सीरियस हो जाओ, फिर आगे मजे मजे, आगे मजे मजे। अब जरा समझते हैं कि भैया मेरा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है किस चिड़िया का नाम है, क्या चीजें हैं, वो हम फटाफट से समझ लेते हैं। देखो जब मैं आपसे बात करता हूँ बॉयज एंड गर्ल्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, देखो होता क्या था बेसिकली, जो मेरे कोल्डर क्लाइमेट्स है ना, वहां पे हम पहले क्या करते थे कि आपको पता होगा ग्रीन हाउस जो बनाते हैं वो हम फार्मिंग के लिए यूज करते थे, तो वहां पे क्या था, क्लाइमेट बहुत ठंडा था, तो उन्होंने क्या करा, क्रॉप लगाई। इतना ठंडा क्लाइमेट है, हीट आ नहीं रही, उन्हें सनलाइट मिल नहीं रही ढंग से, फोटोसिंथेसिस बेचारों का हो नहीं पा रहा, क्रॉप्स हो नहीं पा रही, तो थोड़ा बहुत जो हम कल्टीवेशन करते हैं, तो उन्होंने क्या, ग्रीन हाउस बनाने शुरू कर दिए। ग्रीन हाउस में हम क्या करते थे, ग्रीन हाउस में हम क्या करते थे, भैया ये मेरे प्लांट्स हैं, ये मेरे प्लांट्स हैं, आराम से समझेंगे, आज की क्लास मस्त है एकदम लाइट। ये मेरे प्लांट्स हैं, तो क्या करा, इनको सनलाइट मिल नहीं रही, तो मैंने क्या करा, इनके आसपास पॉलिथीन का, ग्लास का एक कवर बना दिया, टनाना टनाना। चलो अब ये कवर बना दिया, तो होगा क्या कि भाई ये जो मेरा कवर बनाया मैंने पॉलिथीन का, ग्लास का, तो भैया पॉलिथीन का जो कवर बनाया, जो सन से मेरी रेडिएशन आ रही है, रेडिएशन आ रही है सन रेज, इसको ये अलाउ कर रहे हैं, आजा 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 आजा, ठीक है। चलिए आ गई सनलाइट, अब सनलाइट जैसे ही आई, आपकी यहाँ सरफेस से हिट करी, ये हुई रिफ्लेक्ट बैक, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टनाना टनाना। अब ये रिफ्लेक्ट बैक हुई, इसने कहा, पॉलिथीन ने, कहा जा रही है, रुक जाए, यहाँ रुक जा, हमारे प्लांट्स को सनलाइट की हीट की जरूरत है, वो इतने ठंडे क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर देते, तो इसने अलाउ नहीं करा कि ये वापस चली जाए। अब इसने अलाउ नहीं करा तो हुआ क्या, वो ट्रैप हो गई, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया, प्लांट बेचारा हमारा सर्वाइव कर गया। तो ये उन एरियाज में होता था, इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, हमने करना शुरू करा। अब जरा मैं आपसे बेसिकली बात करूं, मैंने जब आपको एटमॉस्फेयर पढ़ाया तो मैंने बताया कि द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, दैट इज द शॉर्ट वेव लेंथ। बट जैसे ही वो आती है अर्थ पे, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड माय एटमॉस्फेयर गेट हीटेड बिकॉज ऑफ द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। उसमें मैंने आपको समझाया कुछ गैसेस हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ओजोन, ये क्या करती हैं भैया,
ये जो जाती है वापस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, वो कुछ अमाउंट उसका मेरे एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होता है, जिससे मेरा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है। अगर ये गैसेस नहीं होती तो -19 डिग्री सेल्सियस रहता मेरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर। ओह वैसे ही इतनी ठंड पड़ रही है, वैसे ही इतनी ठंड पड़ रही है, ठीक है, हम वैसे ही परेशान है इतनी ठंड से, जबकि अपना 14-15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, 18-20 भी होगा अभी, तो उसमें परेशान है हम। 19 डिग्री में कैसे रहते, 19 डिग्री में कैसे रहते। तो जब नेचुरल प्रोसेस हुआ, जब लाइफ इन्हीं फैक्टर से बनी कि भैया ये ट्रैप हो जाती है, तो एवरेज टेम्परेचर मेरे अर्थ के एटमॉस्फेयर का रहता है 14 डिग्री सेल्सियस। तो नेचुरली ये प्रोसेस रहा। इसी को मैं बोलता हूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि जो भी मेरी गैसेज हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं सनलाइट को, एटमॉस्फेयर को हीटअप रखते हैं, फिर नई सनलाइट आएगी, इसको रेडिएट बैक कर देंगे स्पेस को, फिर नई को ट्रैप कर लेंगे। दिस इज नोन एज ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस का इतना मतलब है, बहुत सिंपल वर्ड से मैंने समझा दिया है। तो हुआ क्या, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम ह्यूमंस से क्या गलती हो गई, गलती क्या, हमने क्या करा, हमने कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस बढ़ा दिए। और कार्बन डाइऑक्साइड मेरी जो सिंक होती है जाकर के, वो ओशियन में सिंक होती है, और प्लांट्स में, जो प्लांट्स है मेरे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से खाना बनाते हैं, ऑक्सीजन रिटर्न में देते हैं। ओशियंस में भी काफी ज्यादा सिंक होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक नेचुरल प्रोसेस था कि कार्बन डाइऑक्साइड सिंक होती चलेगी, बनती चलेगी, सिंक होती चलेगी, बनती चलेगी। बट हमने क्या करा, अपनी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बढ़ा दिया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं, जो हमारे वाहन चल रहे हैं, फैक्ट्रीज चल रही हैं, उनमें बहुत फॉसिल फ्यूल है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन बढ़ा दिया। अच्छा, उसके साथ साथ हम फ्रिज वगैरह यूज करते हैं, तो ग्रीन हाउस जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है मेरे, ठीक है, वो मैंने वो कर दिए। उसके साथ साथ और भी कुछ गैसेस हैं। तो इन गैसेस का जब कंपोजिशन बढ़ा, तो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है इट हैज इंक्रीज्ड। अब जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नॉर्मल नेचुरल लेवल से इंक्रीज हुआ, तो दिक्कतें होनी शुरू हुई। और यही है आपका क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि भाई नेचुरली था ये प्रोसेस, बट हमारे एमिशंस के कारण ये फास्टन अप हो गया, एंड दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है, आप पिछला पेपर भी उठा के देखोगे, क्वेश्चन पूछते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। सबसे पहली ग्रीन हाउस गैस है भैया हमारी वाटर वेपर, H2O। अब देखो जो भी मेरी ग्रीन हाउस, अब देखो नोट्स बना लो थोड़े से प्लीज। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि भाई गैस, एक तो जो गैस है वो किस तरीके का रेडिएशन जो है उसको ट्रैप कर रही है, कि भाई हीट, ज्यादा हीट वाली वेव को ट्रैप कर रही है, कैसे कर रही है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट फैला रही है। दूसरी चीज क्या है, कितने टाइम के लिए वो रहती है, कितने टाइम के लिए, कि भाई एक बार वो गैस एटमॉस्फेयर में आ गई तो वो कुछ टाइम में चली जाएगी, या बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक रहेगी। तो ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा खतरनाक वो गैस है हमारे लिए। अब हमने वाटर वेपर की बात करी, बेचारी वाटर वेपर जाती है, हीट को ट्रैप करती है, फिर कूल हो जाती है, क्लाउड्स बना देती है, बारिश कर देती है, तो इट इज नॉट दैट मच कंसर्न। कंसर्न लेवल इसका लो है, जीरो नहीं है, लो है। हमने कहा अच्छा सर, दूसरी चीज है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भैया खतरनाक चीज है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेरी खतरनाक चीज है। अब कार्बन डाइऑक्साइड मेरी खतरनाक क्यों है, कि भैया लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन मेरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का है ग्रीन हाउस गैसेस में, लार्जेस्ट कंपोजिशन। अब जरा समझेंगे कि CO2 आती कहां से है। लार्जेस्ट कंपोजिशन क्यों है, क्योंकि जो भी मेरे फॉसिल फ्यूल बर्निंग, ये लिखते चलो, ये आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, जो भी मैं फॉसिल फ्यूल चला रहा हूं उसमें से एमिट हो रही है। अच्छा सर, जैसे ऑयल, गैस, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, ये जो भी आप जलाओगे, हमने कहा ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मैं कर रहा हूं डिफोरेस्टेशन। अब मैं जब डिफोरेस्टेशन कर रहा हूं तो क्या हो रहा है कि मेरे प्लांट्स कम हो रहे हैं, प्लांट्स कम हो रहे हैं, तो जो एब्जॉर्प्शन है मेजर मेरा कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कम हो रहा है। तो इसकी वजह से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि ओशियन और प्लांट से 2 ही सिंक है, प्लांट को हम कम करते जा रहे हैं, ओशियन बेचारा, अब बचा ओशियन, ओशियन में ज्यादा ट्रैप हो रही है, तो इस वजह से एसिडिक बनना है ओशियन। एसिडिक बनना है तो भैया उसका जो मेरी टाइम है, जो वहां पे एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, उनके लिए खतरनाक चीज है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मेरी लार्जेस्ट कंपोजिशन में जो है वो गैस है, और काफी ज्यादा खतरनाक है। तीसरी चीज भैया मेरी आती है मिथेन। अब मिथेन गैस को भैया सबसे ज्यादा कहां से प्रोड्यूस होती है, मिथेन, मिथेन प्रोड्यूस होती है कि जो मेरे हर्बीवोर एनिमल्स हैं, वो जो डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद वो फार्ट करते हैं, तो जो फार्टिंग ऑफ जो जो मेरे मेजरली, जैसे मैं जो हम जानवर पालते हैं, आपकी बफेलो हो गई, काव हो गई, ये जो भी मैं एनिमल रेयरिंग वाले जो एनिमल्स हैं, इनकी फार्टिंग से सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है भैया मिथेन। आप कहोगे इनको मना कर देते हैं सर, बदबू ना छोड़ें,
फार्टिंग ऑफ हर्बीवोर्स। अब इनकी फार्टिंग की वजह से हमारा क्लाइमेट जो है वो भैया खतरनाक तरीके से आ रहा है। अब जरा चलते हैं आगे, फिर हमारे होते हैं CFCs। अब भैया जब मैं CFCs की बात करूं, दे आर कंप्लीटली द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ये भैया इससे इसके साथ क्या होता है कि जो मेरी ओजोन है, ठीक है, ओजोन लेयर क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेस को ब्लॉक करती है। तो जो CFCs है वो मेरी ओजोन लेयर को डिसॉल्व कर रही है। डिसॉल्व कर रही है तो भैया ज्यादा आ रही है, सनलाइट ज्यादा आ रही है तो ज्यादा गर्म हो रही है। सो इट इज बेसिकली दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन होल। ठीक है, ये और कौन सी मेरी ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन खुद है, इट इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस। इट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फियर, 20 से 30 किलोमीटर में सबसे ज्यादा मिलेगी, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। एक एक चीज आज प्यार से बता के जाऊंगा। और ये आपके पीवाई क्यों है इतना, आपको बस गैस पूछता है, इसके अलावा पूछता भी नहीं है मेजरली कहां से आ रहे हैं। और मैं चाहता हूं पूछे, कुछ तो फायदा हो हमें अच्छे से पढ़ने का, कुछ तो हमें फायदा चाहिए भैया, ऐसे नहीं काम चलेगा, कुछ तो फायदा चाहिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एफर्ट्स का। चलो, तो भैया इसके साथ क्या होगा, अब उसके साथ भैया मेरी और कौन सी गैसेज होती हैं कि भैया जब मैं आपसे बात करता हूं तो मेरी जो है नाइट्रस ऑक्साइड, आप याद रखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड ही सिर्फ, इसकी बाकी की जो ऑक्साइड्स हैं वो नहीं है भैया, नाइट्रिक वगैरह कहीं आ जाए लिखी हुई, इसी में गलती करते हैं लोग। और मैं बता देता हूं गलती कहां होगी। और नाइट्रस ऑक्साइड का भैया मेरे को फॉर्मूला दे दे तो N2 होता है, कहीं गलती करके आ जाओ वहां NO2 लिखा हो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, भैया वो ग्रीन हाउस गैस है, आपको कुछ बताया तो था नाइट्रस ऑक्साइड जैसा। फिर नहीं, फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं उस चीज का, भैया अपने आप देखो सवारी अपने सामान की। सल्फर हाइड्रो हेक्साफ्लोराइड जो है SF6, तो वो भी मेरी ग्रीन हाउस गैस है। तो इनका नाम याद रखेंगे, SF6 हो गई भैया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, दे ऑल आर माय मेजर ग्रीन हाउस गैसेस। कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, NO is not a greenhouse gas, CO is not a greenhouse gas, NO2 is not a greenhouse gas, बट हाँ NO और जो CO है मेरी, वो जो है रिएक्शंस करती हैं एटमॉस्फेयर में, जिससे कंसंट्रेशन बढ़ता है ऑलरेडी प्रेजेंट गैसेस का। बट मैं उन गैसेस को कभी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं मानूंगा। तो इनका याद रखेंगे कि जो आपको एग्जामिनर पूछता है तो भैया जरा अच्छे से चीजों को करके चलेंगे। तो चलिए जरा बात कर लेते हैं, हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर ली, अब जरा फटाफट से आ जाते हैं। क्या है भैया, अर्थ इज एंडोर्ड विद अ नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट वेयर सर्टेन गैसेस नोन एज ग्रीन हाउस गैस इन एटमॉस्फेयर परमिट द सनलाइट टू एंटर एंड एब्जॉर्ब, आती हैं और भैया एब्जॉर्ब होती हैं। उससे अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रहता है अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, ठीक है, तो -19 रहता नेचुरली। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, एज द ह्यूमन एक्टिविटी हैज इंक्रीज ड्यू टू द ऑनसेट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फैक्ट्रीज लगाई, प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करा, तो ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस निकलने लगी, विच लेड टू, उससे हीट ज्यादा ट्रैप होने लगी और इससे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा। ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट है इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए, बट एब्जॉर्ब करती हैं जो टेरेस्ट्रियल इंफ्रारेड रेडिएशन मेरी अर्थ की सरफेस से जाती है उनको। ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये है आपका ओजोन होल ओवर द अंटार्कटिका। अब आपसे कोई पूछे भैया ये होल जो है वो पोल पे ही क्यों बनना है, पोल पे मैंने आपको बताया था कि जो भी कंसंट्रेशन होगा इन ग्रीन हाउस गैसेस का, तो पोल पे जो भी गैस होती है वो सिंक करती है, इक्वेटर पे राइज करती है, पोल पे सिंक करती है, इक्वेटर पे राइज करती है। इस भी लॉजिक को याद रखेंगे, कुछ भी रटके नहीं पड़ेंगे, बता चुका हूं। अब जरा उसके साथ कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मिथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी नहीं है, ठीक है, उसी के साथ वाटर वेपर है, ओजोन है। इफेक्टिवनेस जो है वो ग्रीन हाउस गैस की किस पे डिपेंड करेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, कितना अमाउंट है, कितना टाइम के लिए एटमॉस्फेयर में रह रही है, कौन सी वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर हाईली इफेक्टिव, ओजोन जो मेरी यूवी रेस को ट्रैप करती है, ये जाती है, ओजोन को बोलते हैं भग यहाँ से, और भगाने के बाद उसको वहां पे जो है ओजोन को डिसॉल्व कर रही है, तो होल बनना है, होल बनना है, यूवी रेस आ रही है, बात खत्म। लार्जेस्ट कंसंट्रेशन किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, कहां से आ रही है, फॉसिल फ्यूल से आ रही है। फॉरेस्ट जो है वो CO2 को ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, तो डिफोरेस्टेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, बोलो जय श्री राम। आगे बढ़ते हैं, वाटर वेपर है, वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है क्योंकि ये भी हीट ट्रैप करती है, लेकिन कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए रहती है, फिर हमें बारिश दे जाती है, ठीक है। मुझे बारिश बड़ा याद करती है, मुझे तुझे कौन सा गाना है वो सुन लेना आज जाके ड्रास्टिकली, क्योंकि आज प्रेशर कम है क्लास का इट इज नॉट कंसिडर्ड एज द इम्पोर्टेंट, इसीलिए इतनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैस की इंपॉर्टेंट नहीं है, पर है तो सही। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है मेरे ओजोन होल के लिए रिस्पॉन्सिबल, मैंने बता दिया। फिर ऊपर क्या बताया मैंने आपको, हाँ वो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात कर लीजिए, 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। इंटरनेशनल एफर्ट्स काफी ज्यादा हो रहे हैं टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, चाहे आपका क्योटो प्रोटोकॉल हो, चाहे आपका पेरिस एग्रीमेंट हो, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हो, या उसके बाद रेड प्लस हो आपका, मैं सारी चीज आपको आगे बताने वाला हूँ। एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स, ये क्या करते हैं, जो एरोसोल्स आए वो इसी इफेक्ट को करते हैं जो ऑलरेडी मैं वोल्केनो में समझा चुका हूँ। मेजर कौन कौन से मेरे एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स, मेजर कौन कौन से मैंने यहाँ लिख दिए, अमोनिया विच इज ऑफन यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स
और released by the burning of plants and organic material is the prominent source of nitrate aerosol। तो नाइट्रेट एरोसोल कहां से आ रहे हैं? अमोनिया से, जो फर्टिलाइजर्स में यूज हो रही है, या जो भी हम ऑर्गेनिक मटेरियल जला देते हैं, कूड़ा इकट्ठा किया, पत्ती, पेड़, पत्ते, ऑर्गेनिक मटेरियल, आलू का छिलका पिलका सूखा एकदम तर, ठीक है, वेट नहीं करते हैं उसका कि हाँ बायोडिग्रेडेबल है तो बायोडिग्रेड हो जाएगा। नाइट्रेट और एरोसोल्स निकालते हैं, क्लाइमेट को भी तो इफेक्ट करना है, सुधर जाओ सुधर जाओ। बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड। जो कोल और ऑयल जो है मेरे उसकी बर्निंग होती है तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड आती है जो सल्फेट एरोसोल्स पर आता है। डस्ट तो भैया आई जाती है एग्रीकल्चर प्रोसेसर किसी से भी, वो भी ट्रैप करती है मतलब हीट को, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को इफेक्ट करती है बाय रिफ्लेक्टिंग द सनलाइट, एब्जॉर्बिंग द सनलाइट आल्सो। बायोमास बर्निंग रिलीजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक ड्रॉपलेट्स एंड सूट पार्टिकल। जो हम बायोमास जलाते हैं, आपके काउडंग केक्स वगैरह हो गए, ये सारी चीजें हम जलाते हैं, एकदम हाथ सेक लेते हैं, ठंड हो रही है, मजा आ रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस रिलीज अ वाइड वैरायटी ऑफ एरोसोल्स, यहाँ से भी निकलते हैं। एग्जॉस्ट एमिशन जो ट्रांसपोर्ट से होते हैं उनसे भी बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। दीज एरोसोल्स ये जाते हैं एक हाइट पे जाकर के बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। दे एब्जॉर्ब्स द इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड डिस्टर्ब द हीट वेरिएट ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग इन द क्लाइमेट चेंज। अब जरा बात करेंगे लैंड यूज चेंज की। लैंड यूज चेंज क्या है? हमने फॉरेस्ट काटे, फॉरेस्ट काट के हमने खेती करनी शुरू कर दी। जब हमने खेती करनी शुरू करी तो जो सनलाइट मेरी आ रही थी, जो मेरे प्लांट्स एब्जॉर्ब करते थे या रिफ्लेक्ट करते थे, वो हमारा कम हुआ। यानी कि क्या होता है, इससे सरफेस की एल्बिडो घट जाती है। अब जैसे मैंने भैया अपने प्लांट्स काट दिए, तो भैया वेजिटेशन जो है एल्बिडो को इफेक्ट करता है कि द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रिफ्लेक्ट विद द अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग ऑन इट विदाउट बीइंग एब्सॉर्ब्ड, तो उसको बोलते हैं हम सरफेस एल्बिडो। हमने कहा ठीक है, तो जो भी हमारे जो पेड़ कट रहे हैं तो उससे एल्बिडो इफेक्ट हो रही है, तो सनलाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसी वजह से काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हाई लैटिट्यूड्स में क्या होता है कि हाई लैटिट्यूड्स में जहां ठंडा क्लाइमेट, हमने डिफोरेस्टेशन किया। मैंने आपको बताया था आपकी आइस कैप्स का एल्बिडो बहुत ज्यादा होता है, आइस कैप्स का एल्बिडो बहुत ज्यादा होता है, उन पर आई सनलाइट वो भेज देते हैं, सबसे ज्यादा आइस कैप्स का रहता है। तो वहां मैंने डिफोरेस्टेशन कर दिया, तो रीजन इज हाईली इफेक्टिव टू डिफोरेस्टेशन एज द एल्बिडो ऑफ स्नो कवर्ड लैंड प्रीवियसली फॉरेस्टेड हैज इंक्रीज। तो उसका एल्बिडो इंक्रीज हो जाता है, तो सनलाइट कम एब्जॉर्ब हो रही है, तो वहां के क्लाइमेट पे चेंज आता है। अब अगर देखोगे, मैंने अभी आपको 7-8 क्लासेस पढ़ाई, मतलब ये 9वीं क्लास होगी, टोटल 9 क्लास पढ़ाई है। 9 क्लास में वो एकदम सीएससी को टक्कर दे रहे हो आप, ऐसे ऐसे टर्म समझ रहे हो, एल्बिडो ऑफ द स्नो कवर्ड लैंड प्रीवियसली फॉरेस्टेड, एल्बिडो ये वो सब कुछ समझ आएगा। है वही बेसिक, हुआ बना देते हैं, इसका ये है इसका हुआ है, मेरे साथ करो चीजें, ऐसी जीएस कर दूंगा मक्खन, मजा आएगा। चलो, दिस इज बिकॉज स्नो ऑन ट्रीज रिफ्लेक्ट्स अबाउट हाफ ऑफ द सनलाइट फॉलिंग इन इट, whereas स्नो कवर्ड ओपन ग्राउंड्स रिफ्लेक्ट 2/3। मैंने बताया था भैया जो स्नो कवर्ड ग्राउंड्स होती है उसकी एल्बिडो ज्यादा, वो सारी ही सनलाइट रिफ्लेक्ट कर देते हैं 2/3, जब ट्रीज थे तो एब्जॉर्ब भी कर रहे थे। तो इससे क्या होता है भैया, काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ट्रॉपिकल डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, एवा पोर ट्रांसपिरेशन, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर पुट इन द एटमॉस्फेयर थ्रू एवापोरेशन एंड ट्रांसमिशन। भाई जो मेरे पेड़ से जो एवापोरेशन जाता था, ट्रांसपिरेशन होता है, रिलीज ऑफ द वाटर बाय द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, वो भी इफेक्ट होता है, क्लाइमेट चेंज इफेक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द लैंड यूज चेंजेस। उसके इंपैक्ट क्या हो रहा है, हाइयर टेम्परेचर। मैंने बोला ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ी, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ी, हीट को ट्रैप किया, टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, आइस कप्स पिघल रहे हैं, तो जो मेरे कोस्टल एरियाज हैं, जो लोअर कोस्टल एरियाज हैं, वो सबमर्ज हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज चेंजिंग लैंडस्केप्स। मैंने डिफोरेस्टेशन करा, टेम्परेचर बढ़ा, तो जो मेरा वेजिटेशन मान लो इस एल्टीट्यूड पे देखने को मिलता था पहले, इस लैटिट्यूड पे, वो भैया ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बेचारे जो एनिमल्स यहाँ रहते थे, अब उनको खाना है उनको तो खाना चाहिए, तो जहां प्लांट शिफ्ट होंगे वो शिफ्ट हो रहे हैं, बट वो अपने अंदर इतनी जल्दी चेंज कैसे लेकर के आए अपनी एडेप्टेशन क्वालिटी में, तो उनको भी वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम को इस चीज से रिस्क हो रहा है। ओशियन एसिडिफाई हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैंने बताया भाई, कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट। और कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर सोर्स जो सिंकिंग का है वो ओशियन और प्लांट है। प्लांट कम हो रहे हैं, ओशियन बेचारे में ज्यादा डिजोल्व हो रही है, ओशियन एसिडिफाई हो रहा है, तो भैया दिक्कतें हो रही है वहां पे। इंक्रीज रिस्क ऑफ ड्रॉट्स बढ़ रहे हैं, जहां ड्रॉट्स बढ़ेंगे वहां फ्लड्स बढ़ते हैं, फ्लड्स बढ़े भैया, ड्रॉट बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपकी फॉरेस्ट फायर्स बढ़ रही है, जैसे हमने अभी रिसेंटली देखा कितनी सारी फॉरेस्ट फायर लग रही है, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो या कहीं की भी, तो फॉरेस्ट फायर लगती है। इंटेंसिफाइड स्टॉर्म्स एंड इंक्रीज्ड स्टॉर्म डैमेजेस, मैंने बताया साइक्लोन फॉर्म्स ओवर अ रीजन ऑफ लो प्रेशर एरिया कब बनता है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो मेरे ओशियंस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ज्यादा
इंटेंसिफाइड लो प्रेशर बनेगा, इंटेंसिफाइड लो प्रेशर बनेगा तो मेरा ज्यादा खतरनाक साइक्लोन बनेगा, ज्यादा खतरनाक बनेगा तो ज्यादा खतरनाक तरीके से ही वो कोस्ट को हिट करेगा और उसी तरीके से ज्यादा लॉस होगा, स्टॉर्म डैमेजेस पड़ेंगे, ये सारी चीजें होंगी। इलनेस एंड डिजीज, यूवी से ही आ रही है भैया, यूवी रेज आ रही है, उनसे काफी सारी स्किन डिजीज बन रही है, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि जो आपको एक चीज याद रखनी है, जो मेरे माइक्रोब्स होते हैं ना, वो गर्म क्लाइमेट में ज्यादा सर्वाइव कर जाते हैं, गर्मी में ठंड रहती है तो मजा नहीं आता उनको, इसीलिए वो बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक लॉसेज हो रहे हैं भैया, जितना आपके सबमर्ज हो गई चीजें हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीजों से सारे इकोनॉमिक लॉसेज हो रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और फूड सिक्योरिटी। अब भैया जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मानसून इफेक्ट हो रहा है, मानसून इफेक्ट हो रहा है, किसानों की जान पे बात आ रही है, टाइम पे बारिश नहीं आ रही, टाइम पे बारिश नहीं आ रही, बेचारे उगाएं कैसे, उगाएं कैसे, तो भैया एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट हो रहा है। कितनी बढ़िया बातें हैं, बोलो जय श्री राम, बढ़िया आगे चलो अब जरा बात करते हैं, कुछ हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए और वहां पे हमने बोला कि भैया क्लाइमेट चेंज इज अ मैटर ऑफ बिग कंसर्न नाउ, सो लेट्स बी सीरियस और इसको टैकल करते हैं। टैकल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, कौन कौन से, सबसे पहले पढ़ेंगे इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी। आईपीसीसी का है भैया मेरा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और आपका यूएनईपी, यूएनईपी क्या है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, इन दोनों ने मिलकर के भैया बनाया किसको, आईपीसीसी को। अब आईपीसीसी का काम क्या है कि भाई ये एक पूरी साइंटिफिक टीम है, ये बैठती है और ये ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स को नोट डाउन करती है। सो दिस इज बेसिकली अ टीम, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज बेसिकली स्टडीज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और जैसे ही जो जो नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं, इसका काम है भैया जाकर के बताना कि भाई ये दिक्कतें आ रही हैं, पॉलिसी मेकर्स को साइंटिफिक असेसमेंट्स प्रोवाइड करना कि क्लाइमेट चेंज में ग्लोबल वार्मिंग भाई इस तरीके से बढ़ रही है, ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो पूरा साइंटिफिक प्रोसेस ये है जिसको हम बात करते हैं आईपीसीसी। IPCC is a UN body that assesses the science related to climate change. It provides the policymakers with regular scientific assessments on climate change, its implication and potential future risk. It complements UNFCCC. जो UNFCCC है मेरा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, वो इसके काम को अप्रिशिएट करते हैं, ये उसके काम को अप्रिशिएट करते हैं, तो दोनों मिलजुल कर काम कर रहे हैं जिससे हमारे क्लाइमेट को बचाया जा सके। उसके साथ साथ हम बात करेंगे यूएनएफसीसी की, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब आया, 1992 में आया। इंप्लीमेंट कब हुआ, 1995 में हुआ। आप सबने सुना होगा रियो अर्थ समिट, ठीक है, 1994 में इंप्लीमेंट हुआ था ये, और आया कब था भैया मेरा, 1900, रुक जाओ एक सेकंड इसको सरफ कर लेते हैं, 1992 में आया, 1994 में इंप्लीमेंट हुआ। अब जरा बात करते हैं ये हुआ क्या था, बॉयज एंड गर्ल्स। 1992 में मेरी रियो अर्थ समिट हुई थी, रियो इज अ नेम ऑफ प्लेस, रियो अर्थ समिट। रियो अर्थ समिट के अंदर 3 वो दिए गए थे फॉर वोटिंग, तो वहां पे हमारे 3 चीजें आई थी, जिसमें से एक है हमारी यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके साथ साथ दूसरी चीज यहाँ पे जो अडॉप्ट करी गई थी वो था भैया आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और तीसरी करी थी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, सीबीडी एंड सीसीडी। तो तीन समेट 3 जो चीजें हैं, यूएनएफसीसी, सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये तीनों मेरी रियो अर्थ समिट में जो है अडॉप्ट करी गई थी। इस चीज का आप याद रखेंगे, जिसमें से एक यूएनएफसीसी है। तो इट केम इनटू फोर्स ऑन 21 मार्च 1994, 195 कंट्रीज ने इसको रेटिफाई कर रखा है। यूएनएफसीसी मेरे रियो कन्वेंशन का पार्ट है, बाकी दो क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसके साथ साथ द जॉइंट ग्रुप वाज एस्टेब्लिश्ड टू एंश्योर कोऑपरेशन अमंग दीस 3, एक जॉइंट ग्रुप भी बनाया गया जिससे तीनों में कोऑपरेशन रहे, तीनों मिलजुल करके काम करें, क्योंकि क्लाइमेट जो है भैया डिपेंडेंट है अलग अलग फैक्टर्स पे, तुम एक फैक्टर्स को दूसरे फैक्टर से सेग्रीगेट नहीं कर सकते, तो सब मिलके बेचारे प्यारों से काम करते हैं। करेंटली जो है यूएनएफसीसी आल्सो कंसिस्ट द रामसर वर्क ऑन वेटलैंड्स, ये चीज आप याद रखेंगे। उसके साथ साथ इट आल्सो एम्स टू अचीव द शेड लेवल विद अ स्पेसिफिक पीरियड सो दैट द इकोसिस्टम इज अलाउड। इन्होंने कुछ अपने भैया बना रखी है कि इतने टाइम तक हमें ये चीज करनी है, तो जब ये बन गया तो आपको पता है सीओपी होते हैं हमारे, COP1 में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में वाज हेल्ड इन बर्लिन, COP2 वाज हेल्ड इन जेनेवा एंड COP3 वाज हेल्ड इन क्योटो टू अडॉप्ट द क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये 3 हुए थे हमारे यूएफसीसी के ऑब्जेक्टिव को, जिसमें हमने अच्छे से माना था। फिर आता है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या था भैया, 1997 में मेरा हुआ, इफेक्ट में कब आया, 2005 में। इंडिया ने 2002 में ज्वाइन करा था, इसको याद रखेंगे, लिख लेंगे, 141 नेशन इसका पार्ट है, ठीक है। अब इसका काम क्या था, इसका काम था इट बाउंडेड 35 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज टू रिड्यूस देयर एमिशंस बाय द ईयर 2012 टू 5% लेस देन द लेवल प्रेवलेंट, कि 1990 में जो ग्रीन हाउस एमिशंस थे उससे 5% कम करना है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको अपना ग्रीन हाउस एमिशन कितना, 5% बाय द ईयर 2012।
कब से? जो 1990 में, जो जितना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद 1990 में जब पूरा रिवॉल्यूशन एकदम पीक पर चल रहा था, ग्रीन हाउस एमिशन बहुत ज्यादा हुए, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हो गई थी उनको बोला गया जरा समझाओ, तुम्हारे ही लिए ही रिसोर्सेज नहीं है, तुम ही नहीं करोगे, डेवलपिंग कंट्रीज बाकी और भी हैं वो अपना चैन से करेंगी, तो तुम सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करोगे भैया, तुम्हारी अब से जिम्मेदारी है कि 5% अपना कार्बन एमिशन कम कर दो। COP7 होता है मेरा मोरक्को में, 14 इसका डिटेल्ड रूल्स आते हैं मेरे क्योटो प्रोटोकॉल के, जिसको मैं बोलता हूं क्या? माराकाश अकॉर्ड्स। तो आपसे पूछ ले मराकाश अकॉर्ड्स इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो आप बोलोगे क्योटो प्रोटोकॉल। 2012 में दोहा एग्रीमेंट, दोहा इज अ प्लेस और टू द क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड। फिर उसके बाद आता है पेरिस एग्रीमेंट। आप समझेंगे कि UNFCCC के अंडर ही ये मेरे दोनों चीज आई हैं, क्योटो और पेरिस, ये आप याद रखेंगे, दे आर द पार्ट, यही बॉडी इनको रेगुलेट करती है, ठीक है। और COP भी आपका। चलिए, पेरिस एग्रीमेंट में क्या होता है? साइंड इन 2016, इट कंसीडर टू बी वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट एग्रीमेंट। पेरिस अकॉर्ड कॉल्स फॉर अ रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज इक्वल टू दैट ऑफ ट्रीज। मतलब इसमें बताया गया कि भाई हमें ग्रीन हाउस गैसेज उस लेवल पे लानी है जितना नेचुरल प्रोसेस है मेरा, जितने मेरे ट्रीज, सॉइल, ओशियन जितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेज को, उतना हमें पेरिस अकॉर्ड में बोला गया कि उतना हमें ग्रीन हाउस एमिशंस कम करने हैं। तो ये तो बिल्कुल आइडियल बात हो गई, तो इतनी जल्दी तो ये पॉसिबल नहीं है। एज पर एग्रीमेंट ईच कंट्री कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कटिंग एमिशन मस्ट बी रिव्यूड एवरी 5 years, कि 5 साल में हर कंट्री का रिव्यू लिया जाएगा कि तुमने कितना करा, तुमने कितना करा, कुछ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। ये सारी चीजें थी मेरे पेरिस एग्रीमेंट में। इसमें यह भी बोला गया कि भाई जो रिच कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज को या पुअर कंट्रीज को फंड्स देंगी, क्लाइमेट फाइनेंसेस देंगी, जिससे वो क्लाइमेट को कंट्रोल कर सके अपना डेवलपमेंट करने के साथ साथ। चलिए, फिर आया मेरा रेड प्लस। अब अब आपको पता है कोई भी चीज फ्री की हो मजा नहीं आता। रेड प्लस में क्या करा गया? रेड प्लस इज बेसिकली रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफोरेस्टेशन, फ्रॉम फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या हुआ? ये डेवलप किया गया UNFCCC द्वारा। UNFCCC ने कहा यार मोटिवेशन नहीं आ रहा। मोटिवेशन कहां से आता है? मनी, मनी इज द मोटिवेशन नाउअडेज, सबको पता है, ठीक है। चलिए, तो भैया बोला गया कि यार ऐसे सबको बोल दिया कि आप ग्रीन हाउस कम कर लो, पेरिस एग्रीमेंट में बोल दिया, क्योटो प्रोटोकॉल में तो खैर बाइंडिंग कर दिया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है 2012 तक भैया तुम अपना 5% 1990 के कंपैरिजन में कम कर लो, ठीक है। और उससे फिर हमने देखा पेरिस एग्रीमेंट में इतना मजा नहीं आया, कोई सुन ही नहीं रहा। इन्होंने कहा अब जो भी आदमी है जो कम ग्रीन हाउस जो है एमिशंस करेगा उसको मिलेगा पैसा, उसको मिलेगा पैसा। पैसा कौन देगा? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, UNFCCC उसको देगा पैसा। उसको बोलते हैं हम रेड प्लस, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन। इस ये एक फाइनेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उस फाइनेंशियल वैल्यू के बेसिस पे इंसेंटिव्स देते हैं टू द डेवलपिंग नेशन जिन्होंने रिडक्शन कम करा है इन द ग्रीन हाउस गैसेस। द डेवलपिंग नेशंस विल रिसीव रिजल्ट बेस्ड पेमेंट फॉर रिजल्ट बेस्ड एक्शन, भैया जो भी रिजल्ट वो देंगे उसके बेसिस पे उन्हें पेमेंट मिलेगा। तो भैया जरा बात समझेंगे, मैंने आपको UNFCCC बता दिया, UNFCCC मैंने ये भी समझा दिया कि भाई ये मेरा जो है 1992 रियो अर्थ समिट में करा गया था, इसके साथ दो चीजें और अडॉप्ट करी थी वो भी आपको बता दी। इसके अंडर मैंने क्योटो प्रोटोकॉल और इसी के अंडर भैया मैंने आपको बता दिया आपका पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट के साथ मैंने आपको बता दिया कि मेरा रेड प्लस क्या है, उसमें इंसेंटिव्स मिलते हैं। इतनी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, और इसी के साथ आपका क्लाइमेटोलॉजी पूरा होता है। सो बोलो बजरंग बली की जय। कौन से रेजिमेंट का है? राजपूत रेजिमेंट का वर्क रही है, ठीक है। मुझे एकदम PDF बनाते बनाते याद आ गया, मैंने कहा ये भी चीज डाल सकते हैं, आपके इंटरव्यू में काम आएंगे। चलो, तो आई होप सारी जनता को समझ आई ये चीजें, पूरी क्लाइमेटोलॉजी आपको समझ आई है, अच्छी लगी आप शेयर करिए, बताइए अपने दोस्तों को कि कहीं एक जगह है इस YouTube पे जहाँ पे बहुत अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है और वहां से पढ़ के मेरे PYQs हो रहे हैं। तो अगर आपके PYQs हो रहे हैं तो आप शेयर कर सकते हो, नहीं हो रहे हैं तो आपकी गलती है, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। अगर है एक आध क्वेश्चन तो गलती से होगा, अगर सारे क्वेश्चन आपके नहीं हो रहे तो आप मेरे को बोल सकते हो कि नहीं सर मजा नहीं आ रहा। सारे PYQs होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से करते रहेंगे चीजें। कल से ओशियनोग्राफी शुरू करेंगे, ओशियनोग्राफी के क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एवरीवन, जय हिंद गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।